मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके क्लास 9th के थर्ड लेक्चर में। तो क्लास 9th के सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था वो हम लोगों ने जाकर के देख लेना है पिछले वीडियो में। वैसे मैं बता दूं कि हम लोगों ने दूरी और विस्थापन के बारे में जानकारी ले ली है, क्या होता है सदिश राशि अदिश राशि ये भी हमें बता रखा हुआ था। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि गति के थर्ड लेक्चर में चाल और वेग क्या होता है। आइए फटाफट से चाल और वेग के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं चाल, स्पीड। देखिए बच्चों, स्पीड का मतलब होता है कि अगर आप किसी स्थिति में हैं और एक समय में जब किसी स्थिति से दूसरी स्थिति में पहुंचते हैं तो समय आपके लिए कभी नहीं रुकता, समय हमेशा चलता रहता है। जब आप समय के साथ किसी की स्थिति में होने वाले परिवर्तन के बारे में बात करते हैं तो आप कहते हैं कि वस्तु गति में है। तो जब वस्तु गति में है तो किस समय में या कितने समय में, जब आप तुलना करना स्टार्ट कर देते हैं समय कि कितने समय में आप कहां पहुंचे और उससे ज्यादा समय या दूसरे समय में आप कहां पहुंच सकते हो या पहुंच रहे हो, तो ऐसे केस में आप समय के साथ वस्तु की स्थिति की तुलना करनी शुरू कर देते हो। तो जब समय के साथ स्थिति में तुलना करते हैं और तुलना करते समय हमारे पास एक नया टर्म आ जाता है, नया कथन आ जाता है, नया तथ्य आ जाता है। उस तथ्य का नाम होता है चाल या वेग। अब बात करते हैं चाल होता क्या है। जब कोई वस्तु किसी सीधी सड़क पर या किसी भी सड़क पर किसी भी पथ पर गति करती है तो प्रत्येक समय में या एकांक समय में चली गई दूरी, एकांक समय में चली गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। ओके, तो चाल क्या है? वस्तु के द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी, एकांक समय में चली गई दूरी वस्तु की चाल कहलाती है। वस्तु की चाल कहलाती है। तो समझ में आ रहा है चाल क्या है? चाल एक्चुअली वस्तु की एक सेकंड में चली गई दूरी को कहते हैं। तो जैसा कि आप समझ पा रहे हैं चाल को स्मॉल v से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें दूरी के बारे में जिक्र हो रहा है। तो दूरी एक अदिश राशि है। आप किसी पथ पर चल रहे हैं तो दूरी कुल पथ की लंबाई होती है, तो जो कि एक अदिश राशि है, तो यह एक अदिश राशि है। कौन? चाल एक अदिश राशि जिसमें दिशा का हमें बोध नहीं होता, यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि है। अगर मैं इसके फॉर्मूले के बारे में बात करूं कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो चाल मतलब v इज इक्वल टू दूरी, एकांक समय में निकालने के लिए कुल समय से भागी करना होता है, तो कुल समय तो v इज इक्वल टू हो जाएगा दूरी को आप d और इसको आप लिख सकते हैं समय को t। तो यहां पर हो जाएगा v बराबर d बटा में t। याद रखने वाली बात यह है कि ये एक ऑफकोर्स अदिश राशि है, तो इसका मात्रक जो है, इसका मात्रक दूरी का मीटर और इसका क्या होता है सेकंड। तो इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। याद रखिएगा। एक बात और याद रखने वाली बात यह है कि चाल है तो चाल एक अदिश राशि है। अदिश राशि है तो इसका मतलब यह धनात्मक होगा, सदैव धनात्मक होगा। यह सदैव धनात्मक होता है, यह नेगेटिव और जीरो फिलहाल नहीं होगा। आइए फटाफट से अब बात करते हैं वेग के बारे में। ओके, वेग, वेलोसिटी कहते हैं बच्चे इसको, वेलोसिटी। दोनों में बस इतना सा डिफरेंस है कि इसमें हमें
डायरेक्शन का, दिशा का बोध होता है, मतलब जानकारी हासिल होती है कि आप एक्चुअली किस दिशा में जा रहे हैं। तो इसे कैसे ज्ञात करते हैं? वस्तु के द्वारा, वस्तु के द्वारा प्रति सेकंड या एकांक सेकंड, प्रति सेकंड या एकांक सेकंड एक ही चीज होती है, प्रति सेकंड तय की गई विस्थापन, तय किए गए विस्थापन को वस्तु का वेग कहते हैं, वस्तु का वेग कहते हैं। या फिर अथवा वस्तु द्वारा एकांक समय में, एकांक समय में लघुत्तम मार्ग की लंबाई, लघुत्तम मार्ग की लंबाई जो कि विस्थापन होती है, को वस्तु का वेग कहते हैं, वस्तु का वेग कहते हैं। दोनों ही डेफिनेशन बच्चों लिख सकते हैं आप, पहले वाला आप ज्यादा प्रिफर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि एक सेकंड में वस्तु कितना विस्थापित होती है उससे हम वस्तु का वेग कैलकुलेट कर लेते हैं। क्योंकि ये विस्थापन से रिलेटेड है तो यह एक सदिश राशि, इसमें डायरेक्शन का हमें बोध होगा, यह एक सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी, यह एक सदिश राशि है, वेक्टर है, इसमें डायरेक्शन हमें पता चलेगा। अगर मैं इसके सूत्र के बारे में बात करूं तो इसका सूत्र v, वेग को v से ही दिखाते हैं। सदिश दिखाने के लिए हम लोग कभी कभी इस पर तीर लगाते हैं, लेकिन आपको इसकी अभी जरूरत नहीं है। यहां पर क्या हो जाएगा, विस्थापन जो कि लघुत्तम लंबाई होती है बटे में समय, विस्थापन को हम s से दिखा सकते हैं। तो ये हो गया विस्थापन के लिए s बटे में t। इसका मात्रक बच्चों, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक, एक बात और ध्यान देने वाली है, क्योंकि ये वेक्टर है तो यह 0 मतलब कि 0, ऋणात्मक, धनात्मक हो सकता है। ठीक, और एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि चार्ज हमेशा बड़ा होगा या बराबर हो सकता है किसके, वेग के। चार्ज हमेशा बड़ा हो सकता है, बराबर हो सकते हैं किसके, वेग के। अगर कोई सीधी सड़क पर चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे केस में किसी एक ही स्थिति से चलने पर चार्ज और वेग बराबर ही होते हैं। अगर वो वापस नहीं आता है या फिर इसके डायरेक्शन में कोई परिवर्तन न हो, किसी वस्तु के डायरेक्शन में अगर परिवर्तन हो जाएगा तो वो चाल की बराबरी नहीं कर पाएगा फिर परिमाण के तौर पर। आइए चाल और वेग के अंतर के बारे में बात करते हैं। चाल वेग में अंतर, चाल का वेग में अंतर, क्या डिफरेंसेस हैं, डिफरेंस कैसे लिखते हैं? तो सबसे पहले ये एकांक समय में चली गई दूरी होती है, एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। और ये क्या होगा बच्चों, ये एकांक समय में तय किया गया विस्थापन, एकांक समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है।
ओके, वहीं मैं बात करूं अगर यह एक अदिश राशि है और वहीं यह एक सदिश राशि है। ठीक, दूसरी बात, यह धनात्मक होता है ठीक, और यह धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। ओके, तीनों हो सकता है। वही मैं बात करूं अगर चाल हमेशा वेग से बड़ा होता है, ठीक है, वेग से बड़ा व बराबर हो सकता है, बराबर हो सकता है। और यहां पर यह वेग हमेशा छोटा या बराबर हो सकता है। ये चीज यहां पर लिख सकते हैं आप खुद से। अब एक छोटी सी बात और डिस्कस करेंगे, औसत चाल। औसत चाल किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु के द्वारा, अगर कोई वस्तु गतिमान है तो किसी वस्तु के द्वारा कुल समय में तय की गई कुल दूरी के अनुपात को, ध्यान दीजिएगा, किसी वस्तु के द्वारा कुल समय में जो कुल दूरी तय होती है उस हिसाब से तय की गई कुल दूरी तथा कुल समय का अनुपात वस्तु की औसत चाल कहा जाता है। तो वस्तु की गति की अवस्था में, वस्तु की गति की अवस्था में वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा कुल समय का अनुपात, कुल दूरी तथा कुल समय का अनुपात वस्तु की औसत चाल कहलाती है। औसत चाल कहलाती है। अब यहां से अगर मुझे औसत चाल निकालनी है तो औसत चाल बराबर औसत चाल v, क्योंकि मान लेते हैं कि अगर यहाँ पर कोई एक वस्तु है और ये एक स्थिति से A से B, B से C और C से D पहुंचती है, यहां से यहां जाने के लिए वो D1 दूरी तय करती है, यहां से यहां जाने के लिए D2 दूरी तय करती है और यहां से यहां जाने के लिए D3 दूरी तय करती है। तो ऐसे केस में अगर मुझे औसत चाल निकालना होगा तो औसत चाल का मतलब हो जाएगा यहाँ पर D1 प्लस D2 प्लस D3 कुल दूरी बटे में कुल समय, यहां से यहां जाने में समय T1, यहां से यहां जाने में समय T2 और यहां से यहां जाने में समय T3 लग रहा है। तो T1 प्लस T2 प्लस T3 जितना भी और भी समय लगेगा हम इस औसत चाल को ज्ञात कर सकते हैं। तो औसत चाल की कहानी भी यही है कि यह भी अदिश राशि होगी। ओके, बात समझ आ गई। अब मैं थोड़ा सा एक और बात बता दूं बच्चों, इसको भी थोड़ा फोकस कर लेना है आपको। एक समान तथा असमान वेग, एक समान तथा असमान वेग, याद रखिएगा बच्चों, एक समान तथा असमान वेग का मतलब क्या होता है या चाल का मतलब क्या होता है। एक समान वेग या चाल, दोनों का मतलब सिंपल सा है। वेग का मतलब होता है जिसमें दिशा हो और चाल का मतलब जिसमें दिशा ना हो, बस इतना ही डिफरेंस है। तो एक समान तथा असमान चाल या वेग का मतलब क्या होता है? यदि एक सेकंड में किसी वस्तु के द्वारा कोई दूरी तय होती है तो अगर हर सेकंड में मतलब निश्चित समयांतराल में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी भी निश्चित हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सेकंड में कोई व्यक्ति 1 मीटर चलता है तो दूसरे सेकंड तक, मतलब 2 सेकंड में जब मैं उससे पूछूं तो वो 2 मीटर चला हो, 3 सेकंड में जब मैं पूछूं तो 3 मीटर चला हो, 4 सेकंड में जब मैं पूछूं तो 4
12 मीटर चला हो, तो ऐसे केस में अगर समान समय में वस्तु के द्वारा समान दूरी तय होती है तो इसे वस्तु की एक समान चाल कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, समान समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी समान हो तब इसे एक समान चाल कहते हैं। एक समान चाल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बता दिया 1 सेकंड में 1 मीटर, 2 सेकंड में 2 मीटर, 3 सेकंड में 3 मीटर, ये चीजें नियमित रूप से चल रही हैं। तो अगर नियमित रूप से चलेंगी तो इसे आप कहेंगे एक समान चाल। इस तरीके से अगर समान समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी असमान हो, तय की गई दूरी असमान हो, तब इसे असमान चाल कहते हैं। असमान चाल कहते हैं। असमान चाल का मतलब ये हुआ कि 1 सेकंड में कोई 1 मीटर चलता है, 2 सेकंड मतलब दूसरे सेकंड में वो कभी 3 मीटर चला जाता है, तीसरे सेकंड में वो 4.5 मीटर ही चलता है। तो हर अलग अलग टाइम पर उसकी द्वारा तय की गई अगर दूरी अलग अलग होती तो इसे हम कहते हैं असमान चाल। बात समझ आ गई? ओके, तो कुछ सवाल सही देखते हैं बच्चों, और सवाल देख करके इससे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरण में क्या है, यदि कोई व्यक्ति 50 मीटर की दूरी 5 सेकंड में तय करता है, 5 सेकंड में तय करता है, तब व्यक्ति की चाल क्या होगी? व्यक्ति की चाल क्या होगी? ठीक है, तो चाल निकालना है बच्चों, तो हल करेंगे और कैसे निकालेंगे आइए चेक करते हैं। तो दूरी आपको बताएंगे, दूरी कितना है 50 मीटर, समय कितना है 5 सेकेंड। तो यहां से चाल अगर निकालनी होगी तो चाल आप निकालेंगे कैसे? ये निकालेंगे आप दूरी बटा में समय से। तो दूरी कितनी 50 मीटर और समय कितना 5 सेकंड, इसी में होना चाहिए। दूरी मीटर में ही होना चाहिए और समय सेकंड में ही होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। तो कैंसिल कर देंगे तो आपको मिलेगा 10 मीटर पर सेकंड। मतलब जो व्यक्ति है वो 10 मीटर पर सेकंड से क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, मतलब हर सेकंड में वो 10 मीटर जा रहा है। ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा बच्चों, क्या है कि यहां पर मान लेते हैं कि यदि कोई व्यक्ति 50 मीटर की दूरी 10 सेकंड में तथा पुनः 25 मीटर वापस 5 सेकंड में आ जाता है। इसका वेग तथा औसत चाल क्या होगी? औसत चाल क्या होगी? आसानी से निकाल सकते हैं बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा। कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। ऊपर का हम इरेज कर देते हैं, हटा देते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा समझेंगे।
देखिएगा, यहाँ पर कोई व्यक्ति है ए पर और ये यहाँ से आगे बढ़ा और कहा बी पर पहुंचा, कितनी दूरी तय करके 50 मीटर तय करके, कितना समय लिया 10 सेकंड, और ये वापस आ जाता है यहाँ से 25 मीटर वापस आ जाता है। ठीक, यहाँ से 25 मीटर वापस आ गया, ये देखिए वापस आ रहा है। यहाँ पे सी पर कहीं आया, जब यहाँ पे आता है तो समय इसने कितना लिया 5 सेकंड। तो बताना ये कि जब ए से बी पहुंचा और बी से यहाँ पे आ गया तो ए से सी पर पहुंचने में इसका वेग क्या होगा। तो हमें तो फाइनल और इनिशियल से मतलब है, मतलब पहले और अंतिम से मतलब है। तो पहले और अंतिम में 50 मीटर गया, वापस 25 मीटर आ गया। तो अगर मैं आपसे हल करने के लिए वेग निकालने के लिए पूछूं तो विस्थापन कितना हो, तो विस्थापन बच्चों हुआ है आपका 50 मीटर गया है और आपका 25 मीटर वापस आ गया। तो आप इसको 25 मीटर लिख सकते हैं क्या विस्थापन। समय बच्चों हमेशा जुड़ता है, तो समय पहले लगा था 10 सेकंड और फिर लगा कितना 5 सेकंड, तो टोटल समय हो गया 15 सेकंड। ओके, तो अगर आपको वेग निकालना होगा तो वेग में क्या होता है, विस्थापन बटे में समय। ओके, तो विस्थापन कितना लेंगे 25 मीटर लेंगे और समय कितना 15, कैंसिल कर दीजिएगा 5/3 आ जाएगा, और इसको भाग कर सकते हैं या फिर लिख सकते हैं 5/3 मीटर प्रति सेकंड इसका वेग हो गया। अब मैं उसकी औसत चाल निकालने के बारे में बात करूं। औसत चाल का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, औसत चाल बराबर होता है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे में कुल समय, कुल दूरी बटे में कुल समय। तो कुल दूरी कितनी 50 मीटर गए और 25 मीटर की गए ही हो, इसमें आपकी दिशा से कोई मतलब नहीं है। तो 50 + 25 बटे में समय कितना 10 + 5, तो ये हो जाएगा 75 और नीचे हो जाएगा 15, कैंसिल कर दीजिएगा बच्चों इसको। तो ये कितने बार में कैंसिल हो जाएगा 15 बार को 75 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 5 मीटर पर सेकंड, मतलब इसकी औसत चाल जो होगी वो 5 मीटर प्रति सेकंड होगी, मीटर प्रति सेकंड, ध्यान दीजिएगा। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग त्वरण के बारे में जानेंगे, त्वरण क्या होता है और त्वरण से रिलेटेड समीकरण को समझेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।